बाढ़ में चुड़ैल की डोली। काजल के माता पिता काजल के लिए शहर का लड़का देख रहे होते हैं और इसीलिए वो अपने पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, हमारी काजल के लिए एक शहरी बाबू ढूंढ दीजिए। आप दहेज की चिंता मत कीजिए, बस मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। अरे गोपी भैया, बस आप दहेज के पैसे गिन कर रखिए, मैं आपकी काजल के लिए एक से बढ़कर एक शहरी बाबू ढूंढ कर लाऊंगा। अब बहुत जल्द पंडित काजल के लिए रमन नाम के एक शहरी लड़के का रिश्ता काजल के घर लेकर आता है और काजल के माता पिता इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। देखते ही देखते बहुत जल्द काजल की रमन से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद काजल अपने माता पिता से बोलती है, पापा मुझे गाड़ी से नहीं जाना, मुझे तो डोली से जाना है। इस घर में माँ की भी डोली ही आई थी और इसीलिए मैं भी इस घर से डोली से ही जाऊंगी। पर काजल बेटा, तू तो जानती है ना, अपने गांव में चुड़ैल का साया है। अपने गांव में जिस किसी की डोली उठती है वो चुड़ैल बाढ़ लेकर उस डोली में समा जाती है। और अभी सावन भी चल रहा है, न जाने कब बारिश आ जाए और तेरा ससुराल भी दूर है। देख बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो चुड़ैल तेरे साथ कुछ बुरा करे। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये माता रानी का लॉकेट माँ ने मुझे शादी से पहले पहनाया था और आज तक इस लॉकेट को मैंने अपने पास रखा है। आप ही तो कहते हो ना कि माता रानी की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है और वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। काजल की बातें सुनकर गोपी मान जाता है और अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा करता है, परंतु इसी बीच काजल का लॉकेट टूटकर नीचे गिर जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। रमन अपनी गाड़ी से डोली के पीछे पीछे चल रहा होता है। डोली के अंदर बैठी काजल अपने पति रमन से फोन पर बात भी कर रही होती है। वो लोग अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी अचानक से तेज तूफान आने लगता है और भारी वर्षा होने लगती है। तेज वर्षा होने की वजह से रमन गाड़ी से निकलता है और काजल से बोलता है, काजल, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम डोली के अंदर रहो वरना भीग जाओगी। देखो, धीरे धीरे पानी भी बढ़ रहा है। मुझे डर है अगर ऐसे ही बारिश हुई तो बाढ़ भी आ सकती है। नहीं, अब मैं इस डोली से तभी उतरूंगी जब मैं अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी। और वैसे भी रमन जी, ससुराल पहुंचने से पहले अगर लड़की डोली से उतरी तो वो अपशगुन माना जाता है। काजल की बात सुनकर रमन काजल से बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, जब तक बारिश बंद नहीं होती है तब तक मैं भी तुम्हारे साथ डोली के अंदर बैठा रहूंगा। आखिर अब मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे कुछ कर्तव्य हैं तुम्हारे लिए, मैं उनसे पीछे नहीं हट सकता। इतना बोलकर काजल के साथ उसकी डोली में बैठ जाता है तो वहीं दूसरी ओर सभी बाराती बारिश से बचने के लिए इधर उधर जाकर छुप जाते हैं। अब भारी वर्षा होने की वजह से पानी का स्तर बढ़ जाता है और पानी डोली के अंदर जाने लगता है। देखते ही देखते डोली के अंदर काफी पानी भर जाता है, जिस वजह से रमन काजल से बोलता है, काजल देखो, अब डोली के अंदर भी पानी भर चुका है, तुम पूरी तरह से गीली हो चुकी हो। मैं किसी भी अपशगुन को नहीं मानता, इसलिए मैं बाहर कहीं रुकने का इंतजाम देख कर आ रहा हूँ। तुम चाहो तो तब तक आराम से गाड़ी के अंदर बैठ सकती हो और अगर तुम्हें लगे कि तुम तकलीफ में हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रमन जी, मैं यहीं डोली में बैठकर आपका इंतजार करूंगी और अगर मुझे किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। अब रमन वहाँ से रुकने की कोई जगह देखने लगता है और इसी बीच काजल भी डोली से बाहर निकल जाती है। तभी एक साया अचानक से काजल के अंदर प्रवेश करता है और बारिश रुक जाती है। साथ ही बाढ़ का सारा पानी भी खत्म हो जाता है। ये सब देखकर रमन और बाराती सब वापस आ जाते हैं और रमन डोली के अंदर बैठी काजल से बोलता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले अचानक से आंधी तूफान, फिर भारी वर्षा और उसके बाद बाढ़ और फिर एकदम से सब कुछ पहले की तरह ठीक भी हो गया। खैर, हमें घर जाने में देरी हो रही है, हम पहले घर चलते हैं। इतना बोलकर रमन कार में जाकर बैठ जाता है और डोली वाले डोली उठाकर चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद काजल अपने ससुराल पहुंच जाती है। काजल की सास हाथों में आरती की थाल लिए अपनी बहू के डोली से उतरने का इंतजार करती है, जिसके बाद डोली में से काजल के बदले एक चुड़ैल निकलती है। जब सभी लोग उस चुड़ैल को देखते हैं तो वो सभी लोग दंग रह जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और हवा में उड़ जाती है। जिसके बाद वो रमन की माँ को अपने साथ हवा में उड़ाने लगती है और सभी से बोलती है, क्या हुआ बुढ़िया, मुझे देखकर तूने मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाया? मैं तुझे अच्छी नहीं लग रही क्या? कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी माँ को, और मेरी बीवी काजल कहाँ है? तुम ये सब आखिर क्यों कर रही हो? मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम लालची लड़के वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
तुम शहर के लड़के, हम भोली भाली गांव की लड़कियों से दहेज के लालच में शादी करते हो, और जब दहेज मिल जाता है तो उनकी डोली को रास्ते में ही छोड़ देते हो और खुद दहेज के मिले पैसों से ऐश करते हो। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर मैं अपनी माँ और बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सच्चे दिल से काजल से प्यार किया है, उससे शादी करी है, और दहेज में मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बीवी गांव की है या शहर की। रमन के बार बार बोलने पर भी चुड़ैल उसकी माँ को नहीं छोड़ती और जोर जोर से हंसने लगती है। साथ ही वो हवा का एक बवंडर लाती है और आसपास के खड़े लोगों को उस हवा के बवंडर में उड़ा देती है। अब आसमान में काले बादल घिर जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। ये सब देखकर रमन उस चुड़ैल से बोलता है, आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। बस तुम बदले में मेरी काजल और मेरी माँ को छोड़ दो। रमन के इतना बोलने पर चुड़ैल उसकी माँ को नीचे जमीन पर पटक देती है और रमन से बोलती है, मुझे बदला लेना है अपने ससुराल वालों से, अपने पति से। मेरे भी अरमान थी कि मैं शादी करके डोली में बैठकर अपने ससुराल जाऊं, परंतु मेरे लालची ससुराल वालों ने, जो तुम्हारी ही तरह शहर के रहने वाले थे, उन्होंने मुझसे शादी की, मेरे बाप से बहुत सारा दहेज लिया, और जब मैं डोली में बैठकर ससुराल के लिए निकली तभी अचानक से बहुत बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई। मेरे लालची सास ससुर और मेरा पति गाड़ी पकड़कर भाग गए और मुझे उस बाढ़ में डोली के अंदर अकेला छोड़ दिया। साथ ही मेरे पति ने मुझे कसम दी कि मैं डोली से बाहर ना आऊं। अगर मैं डोली से बाहर निकली तो मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगी। उनकी कसम रखने के लिए मैं डोली में बैठी रही और मेरी उस बाढ़ में मौत हो गई। बस तभी से मैं यहाँ से जाने वाली हर डोली में समा जाती हूँ और उन लड़कियों के ससुराल जाती हूँ, ये सोचकर कि शायद मुझे मेरे कातिल मिल जाएंगे, पर आज तक मुझे मेरे कातिल नहीं मिले। मैं तुम्हारे कातिलों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। तुम बस मुझे अपने ससुराल वालों के बारे में बताओ, मैं उन लालचियों को उनके लिए सजा दिलवाऊंगा। अब चुड़ैल रमन को अपने ससुराल वालों का नाम पता देती है, जिसके बाद रमन पुलिस स्टेशन में जाकर चुड़ैल के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है और बहुत जल्द पुलिस चुड़ैल के ससुराल वालों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जिसके बाद चुड़ैल काजल के शरीर को छोड़ देती है और उनके घर से हमेशा के लिए चली जाती है। अमित एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था, जिसके माता पिता भी काफी बीमार थे। अमित एक अमीर घराने की लड़की, जिसका नाम रिंकी होता है, वह उसे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन अमित रिंकी से बोलता है, रिंकी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर हर्ज ही क्या है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अमित, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम तो जानते ही हो ना कि तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ। मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। तुम एक बार अपने घर वालों से बात करके तो देखो। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता की तरह मानूंगा, उनकी हर एक बात मानूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो आज ही घर पर जाकर मैं अपने माता पिता से हमारी शादी की बात करूंगी। इतना बोलकर रिंकी वहाँ से चली जाती है और रात को अमित को फोन करके उससे बोलती है, अमित, मैंने मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात की। उन्होंने कल तुम्हें घर पर बुलाया है। वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए कल तुम सुबह टाइम से घर आ जाना। पापा ने कल 10 बजे तुम्हें घर बुलाया है। ठीक है रिंकी, मैं कल सुबह 10 बजे टाइम से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, गुड नाइट। अमित फोन रखकर सो जाता है और अगले दिन वे ठीक 10 बजे रिंकी के घर पहुँच जाता है, जहाँ वे रिंकी के पिता नितिन से मिलता है और रिंकी के पापा नितिन अमित से बोलते हैं, रिंकी हमारी इकलौती बेटी है, उसे हमने बड़े ही नाजों से पाला है। उसके पास ऐशो आराम की कमी नहीं। उसने मुझे बताया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए क्या कर सकते हो? अंकल, आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए घर जमाई बन सकते हो? ये सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद नितिन अमित से बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर तुम मुझे अपना जवाब दे देना।
अगर तुम घर जमाई बनकर रहना चाहोगे तो ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, वरना मैं उसके लिए हमसे भी बड़े घर का रिश्ता ढूंढ लूंगा। या तो फिर कोई घर जमाई हो जो हमारे साथ रह सके और मेरी बेटी का ख्याल मेरे सामने रख सके। नितिन की बात सुनकर अमित वहाँ से चला जाता है और इस बारे में बहुत सोचता भी है। लेकिन इसी बीच अमित के माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पैसे न होने की वजह से उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अमित के माता पिता के बाद अमित की जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वह घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब बहुत जल्द अमित और रिंकी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अमित घर जमाई बनकर रहता है, पर रिंकी के माता पिता उसे अपने घर में एक नौकर की हैसियत से देखते हैं। ऐसे ही एक दिन अमित सो रहा होता है, तभी नितिन अमित के कमरे में जाकर उससे बोलता है, लगता है इस घर के दामाद बनने के बाद तुम अपनी सारी बातें भूल गए हो दामाद जी। अपने ससुर की आवाज सुनकर अमित जल्दी से उठता है और अपने ससुर से बोलता है, नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल ऑफिस के काम की वजह से मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, इसलिए मेरी सुबह आंख नहीं खुल पाई। चलो कोई बात नहीं दामाद जी, अब तो तुम्हारी आंख खुल गई है ना। वैसे मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है और मुझे शहर से बाहर जाना है। अगर तुम मुझे शहर के बाहर छोड़कर उसके बाद ऑफिस जाकर ऑफिस का काम कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने ससुर की ये बात सुनकर अमित को एक पल के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपने ससुर की बात मान जाता है। जिसके बाद अमित का ससुर उसे एक ड्राइवर की तरह ट्रीट करता है। ये देख अंदर ही अंदर अमित टूटने लगता है। जिसके बाद वह सारा काम करके घर आता है और जब वह घर आता है तो उसकी सास उससे बोलती है, अरे दामाद जी आ गए आप। मैं और रिंकी कब से आपका इंतजार कर रहे थे और देखो ना, आपको हमारे घर में रहे कितना समय हो चुका है। आप हमारे ही घर का खाते हैं, हमारे ही घर की सारी चीजें यूज करते हैं, हमारे ही टुकड़े पे पल रहे हैं आप, लेकिन आज तक आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए आज आप हमारे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं और रिंकी आपकी चाय का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से बना दीजिएगा। पर सासू माँ, घर में और भी नौकर हैं, आप उनसे कह दीजिए। मैं अभी अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। अरे रे, मुझे लगता है कि दामाद जी आपको मेरी बातें बुरी लग गई। मैंने तो बस एक बेटे के नाते आपसे ये चीजें कही हैं, लेकिन अफसोस आपने मुझे अपनी माँ नहीं माना। अगर आप मुझे अपनी माँ मानते तो शायद मुझसे इस तरह से बातें ना करते। और दामाद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ ने आपसे एक कप चाय बनाने को कहती तो आप क्या करते? इतना बोलकर रिंकी की माँ रोने लगती है। ये देख रिंकी को बहुत बुरा लगता है और वे अपने पति को खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, अमित, मैंने और मेरे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, तुम्हें बेटे की तरह सम्मान दिया, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, हमारे घर का खाना खा रहे हो, हमारे दिए हुए कपड़े पहन रहे हो, हमारे घर में सो रहे हो, और फिर भी तुमने मेरी माँ के साथ ऐसी बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जिस रिंकी के लिए अमित घर जमाई बना था, आज वही रिंकी उसे घर जमाई बनने का ताना दे रही थी। ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोल पाता और माफी मांगकर वहाँ से रसोई घर में चाय बनाने के लिए चला जाता है। अमित चाय बनाकर जैसे ही आता है, तभी वहाँ पर रिंकी की सास की कुछ सहेलियां घर आ जाती है और अमित को देख बोलती है, अरे रिंकी बेटा, तुम्हारी माँ ने तो अपने घर में बड़े ही स्मार्ट नौकर रखे हुए हैं। कहाँ से लाई आखिर तुम्हारी माँ इतना सुंदर नौकर? हमें भी दिला दो। अरे यार, ये कोई नौकर नहीं बल्कि मेरा दामाद है। घर जमाई है ना, हमारे ही टुकड़ों पे पलता है। और तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने अमीर हैं और ये एक गरीब है, और मेरी बेटी को इस गरीब से प्यार हो गया और बेटी के आगे मुझे झुकना पड़ा। इसलिए हमने भी एक शर्त रखी थी, अगर तुम घर जमाई बनने को तैयार हो तो हम अपनी बेटी से शादी तुम्हारी करवा देंगे। अब लड़के का लालच तो देखो, फटाक से हाँ कर दी इसने, तभी तो हमारे घर में रहता है। अभी खाली बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज दामाद के हाथ की चाय पी ली जाए। ये सब सुन अमित को बर्दाश्त नहीं होता। बस बहुत हो गया और बहुत करवा ली मैंने अपनी बेइज्जती। मैं यहाँ शौक से घर जमाई बनकर नहीं बैठा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता था। इस बात का आपने और आपकी बेटी ने नाजायज फायदा उठाया। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे, उसके बाद मेरी जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था।
मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने माँ बाप का दर्जा आप लोगों को दिया। पर आप लोगों ने क्या किया, मुझे घर जमाई से घर जमाई पति और उसके बाद एक नौकर बना दिया। क्या एक दामाद की यही इज्जत होती है अपने ससुराल में? अगर इसे आप लोग इज्जत कहते हैं और मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों का ये एहसान नहीं चाहिए। और तुम रिंकी, अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। इतना बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है।